नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। मेरा नाम है सतीश मीणा और आप मुझे देख रहे हैं उत्कर्ष के चैनल पर। चलिए, कैसी होली का कार्यक्रम, कैसा रंगारंग चल रहा है ये बताओ। ठीक है, रंगारंग होली जोगिरा सारा रा 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 चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चलिए, सभी को गुड इवनिंग है। सब लोग राजी खुशी। हाँ, चलिए, कहानी की शुरुआत में ये है कि अब हम जो है प्रैक्टिस सेशन हमारा चल रहा था, जिसमें हम व्याकरण है, व्याकरण के साथ साहित्य है, साहित्य के साथ गद्यांश पद्यांश, ये सब चीज़ें लेकर चल रहे थे। ठीक है, इसके बाद हमें वर्ग 2 की और वर्ग 3 की भी तैयारी शुरू करना है। अभी होली मना लो, पहले पहले होली अच्छे से मना लो, इसके बाद जो है वर्ग 2 और 3 की तैयारी शुरू करेंगे, जैसी हमने पटवारी में की थी। पटवारी में क्या किया था हमने? महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ संपूर्ण रिवीजन किया था। चलिए, तो कहानी की शुरुआत करता हूँ और मैं आपको वही गद्यांश पद्यांश तो बाद में ही करवाता हूँ, आप सभी को पता ही है। तो पहले अपन जो है क्वेश्चंस ले लेते हैं, कहाँ से स्टार्ट से, यहीं से ले लेते हैं। चलिए, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, बीच में बाकी गद्यांश पद्यांश। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देना है आपको। पुरस्कृत पुस्तक है ना, पुरस्कृत पुस्तक। ठीक है, चलिए, हवा में हस्ताक्षर है ना, किस साहित्यकार की है? इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है भाई, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना, पुरस्कार मिला है। कब? तो 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, 2009 में। ठीक है, और ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर देना है आप सभी को। सारे टैलेंटेड होनहार युवा जो है वो आंसर देने वाले हैं यहाँ पर। चलिए, बताइए जल्दी से, पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर, हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? हवा में हस्ताक्षर, देखिए, हवा में हस्ताक्षर जो है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी जी की रचना है, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है सन 2009 में। ठीक है, इनकी और भी रचना है, बताओ जल्दी से इनकी कौन कौन सी रचना है। इसके बाद आपने सुना होगा मृदुला गर्ग का नाम, जिन्होंने कठ गुलाब, कठ गुलाब नाम की जो फेमस रचना है, बहुत बार पूछी गई है, कठ गुलाब। इसके अलावा चित कोबरा, चित कोबरा, चित कोबरा जो है रचना, वो बड़ी फेमस रचना है, चित कोबरा, मृदुला गर्ग की है ना, मृदुला गर्ग की। और कौन कौन सी रचना है ना, जादू का कालीन, जादू का कालीन। ठीक है, और कौन कौन सी रचना है मृदुला गर्ग की? जल्दी से कोई मुझे बताएगा कि मृदुला गर्ग की कठ गुलाब, चित कोबरा और जादू का कालीन। ठीक है, जादू का कालीन ये रचनाएं हैं। चलिए, तो पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर। अगला प्रश्न है, सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? होली हंगामा चल रहा है भाई, होली हंगामा चल रहा है 21 से 28 मार्च तक। ठीक है, चलिए, आंसर देना है आपको फटाफट। तो आप सभी को पता है कि आपका जो है 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 से 12 सितंबर 2015 को आयोजित किया गया था। ठीक है ना, 10वां, ये एकमात्र था जो हमारे मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश है ना। एमपी गजब है, एमपी गजब में कौन सा था? 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन था, जो कि एमपी में हुआ था। और इसकी थीम क्या थी भाई साहब? तो इसकी थीम थी हिंदी जगत, हिंदी जगत है ना, हिंदी जगत में आपका जो है विस्तार एवं संभावनाएं, विस्तार एवं संभावनाएं। ठीक है, हिंदी जगत, संभाव, विस्तार एवं संभावना। नागपुर में तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। पहला कब हुआ था? तो ये भी देखिए, आधिकारिक वेबसाइट 10 से 12 ही है ना, भारत सरकार की। वैसे लूसेंट में देखेंगे तो 10 से 14। ठीक है, 10 से 14। ठीक है, कब? 1975 नागपुर। और इस समय जो है मुख्य अतिथि मॉरिशस के तत्कालीन राष्ट्रपति, मॉरिशस के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन? तो तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे शिव सागर राम गुलाम। ठीक है, ये मुख्य अतिथि में थे।
और उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा किसका पर्यायवाची, जल्दी से कोई बताएगा मुझे? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? जल्दी से बताइए। प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? चलिए, तो इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो आप सभी को पता है मेवाती, है ना, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती है, जल्दी से बताओ? राजस्थानी हिंदी, है ना, इसमें आपको पता है 4 आती है, जैसे कि मेवाती, है ना, मेवात क्षेत्र, राजस्थान का मेवात क्षेत्र में मेवाती बोली जाती है ना। मारवाड़ी, मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है ना। जयपुर वाले क्षेत्र में जयपुरी, जयपुरी को एक और नाम से जानते हैं, वो है आपकी ढूढ़ाड़ी। किस नाम से जानते हैं? ढूढ़ाड़ी। और एक है आपकी कौन सी? मालवी। तो ये 4 बोलियां हैं। बघेली और अवधी और छत्तीसगढ़ी, है ना, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों की तीनों जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती है, जैसे कन्नौजी, कन्नौजी के साथ आपकी जो है ब्रज, ब्रज के अलावा आपकी बुंदेली, बुंदेली के अलावा कोरवी, कोरवी को क्या कहते हैं? खड़ी बोली। और एक आती है हरियाणवी, हरियाणवी और हरियाणवी, ये सब आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी, है ना, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ये। ठीक है, और मगही, है ना, मैथिली और भोजपुरी, ये आपकी आती है किसके अंतर्गत? तीनों आती है बिहारी के अंतर्गत, बिहारी के अंतर्गत। ठीक है, तो बिहारी हो गई, राजस्थानी हो गई, पूर्वी हिंदी हो गई, पश्चिमी हिंदी हो गई, एक होती बचती है पहाड़ी। तो पहाड़ी में 2 भी आती है, 3 भी आती है, एक तो गढ़वाली, गढ़वाली, और एक जो है कुमाऊनी। ठीक है, कभी कभी नेपाली को भी शामिल कर लेते हैं। तो ये टोटल 5 उपभाषा और 18 बोलियां हो गई हिंदी की, 5 उपभाषा और 18 बोलियां। चलिए अगला प्रश्न, युधिष्ठिर में किस समास का समस्त पद है? युधिष्ठिर में आपको समास का समस्त पद बताना है। ठीक है, जल्दी से आपको आंसर बताना है, फटाफट। देखिए, आप सभी जानते हैं समास, समास का प्रयोग हम जो है, समास का अर्थ ही होता है संक्षेप। 2 से अधिक पदों को मिलाते हैं और उनसे नए शब्दों का निर्माण करते हैं संक्षेप करके। तो नए शब्दों के निर्माण में समास का प्रयोग होता है। समास के 6 भेद होते हैं। पद प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। 2 भेद दिगु और कर्मधारय जो है तत्पुरुष के होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं युधिष्ठिर, है ना, युद्ध में स्थिर रहने वाला। कौन? युद्ध में स्थिर है जो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, वैसे युधिष्ठिर जो है वो एक पांडव है, बहुब्री आना चाहिए, लेकिन बहुब्री ऑप्शन में नहीं है, तो तत्पुरुष है। तत्पुरुष में भी कौन सा? अलुक तत्पुरुष है, क्योंकि चिन्ह का लोप नहीं होता, चिन्ह का लोप नहीं। ठीक है, तो कौन सा समास हो जाएगा? ये अलुक तत्पुरुष समास। जैसे कि नए तत्पुरुष समास में तो नकारात्मक चीज आती है, नकारात्मक। कैसे? जैसे मैंने कहा अन्याय, तो अन्याय का क्या बनेगा? ना न्याय। मैंने कहा अनपढ़, तो अनपढ़ का क्या बनेगा? मैंने कहा अधर्म, मैंने कहा अनजान, क्या क्या बनेगा इनका जरा बताओ? तो अनपढ़ का नापढ़, अधर्म का नाधर्म, नाधर्म। ठीक है, अनजान का नाजान, ये आपके जो बनेंगे। बाकी कर्मधारय जो समास है, कर्मधारय समास में आप सभी जानते हैं कि विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, या फिर हम कहें उपमान
उपमेय का संबंध होता है। ठीक है, चलिए तो आंसर आएगा C4 चिरकुट। इनमें से विलोम शब्द का एक गलत है, बताओ जल्दी से आंसर सभी का आपको बताने का प्रयास करना है, आपको बताना जल्दी से। एक विलोम शब्द गलत है। एक विलोम शब्द जो है वो आपका गलत आएगा इसमें। तो इसमें गलत जो है, देखिए बर्बर का शब्द बिल्कुल सही है, विधि का निषेध है, ये गलत है भाई साहब ये, क्योंकि आपको उद्यम का आपका आएगा आलस्य, है ना, और निरुद्यम का आएगा उद्यमी। ठीक है, वाम का दक्षिण, ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका B फॉर मेरा भोलू। चलिए ये बताइए अगला, विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है आपको। जल्दी से बताओ। देखिए तो इसमें देखिए अल्पज्ञ का बहुज्ञ, ये बिल्कुल सही है। संयुक्त का संधियुक्त नहीं आएगा, संयुक्त का आपका जो आएगा वो वियुक्त आएगा, वियुक्त, है ना। और जैसे कि समस्त का अभ्यस्त नहीं आएगा, समस्त का कतिपय, कतिपय मतलब कुछ कुछ। ठीक है, और ये तो दोनों के दोनों पर्यायवाची है, इन दोनों का विलोम आप ले सकते हो अभिज्ञ, है ना। अज्ञ और अनभिज्ञ मतलब जो कुछ नहीं जानता, और अभिज्ञ मतलब जो जानकार होता है, उसको बोलते हैं। तो आंसर आएगा A फॉर एप्पल। बहुत सारे लोगों का आबा डाबा 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 हो गया। चलिए अगला प्रश्न, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध बताना आपको। चलिए तो आपको पता है बंधन का मोक्ष बिल्कुल सही है, मौलिक का अनुद्वित बिल्कुल सही है, निरपेक्ष का सापेक्ष ये गलत है भाई साहब। सचल का अचल आएगा, अचल उपसर्ग है तो उपसर्ग आए, उपसर्ग में आंसर विलोम। ठीक है, तो सचल का अचल आएगा, यह अशुद्ध था, बाकी पूरा सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इनमें से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है, बताओ सही शब्द युग्म। थोड़ा सोच समझ के सभी का बताना है आपको। चलिए देखिए, देखिए जारज और ओरस, है ना, ये सही है। अब ओरस क्या होता है, तो विवाहित स्त्री से उत्पन्न संतान, विवाहित स्त्री से उत्पन्न संतान मतलब जिससे ब्याह किया है उससे ही उत्पन्न जो संतान, ब्याह करके उत्पन्न किए गए, बगैर ब्याह के जो उत्पन्न संतान है उसे जारज कहते हैं। ठीक है, विवाहित स्त्री से उत्पन्न संतान क्या कहलाती है, ओरस, और जो बगैर ब्याह के जो संतान उत्पन्न होती है उसे जारज कहते हैं। जैसे विसर्जन, विसर्जन का विलोम आपका जो आएगा वो आएगा आह्वान, आह्वान करते हैं ना, गणेश जी का आह्वान करते हैं और गणेश जी को विसर्जन करते हैं। और उत्सर्जन किसी भी चीज का, जैसे कि ये बोर्ड है, ये लाइट का उत्सर्जन कर रहा है, तो उत्सर्जन का आपका जो आ जाएगा अवशोषण, उत्सर्जन का क्या आ जाएगा, अवशोषण, अवशोषण। ठीक है, और ये दोनों तो एक दूसरे के पर्यायवाची है, तो इन दोनों का आ जाएगा
उत्कर्ष, उत्कर्ष, ठीक है। और आग्रह का जो है वो आएगा दुराग्रह, दुराग्रह। आग्रह अच्छी चीजों के लिए किया जाता है, दुराग्रह बुरी चीजों के लिए, है ना। विग्रह का आपका आएगा संधि, विग्रह का क्या आएगा आपका संधि आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है आप मेरे साथ बोलते जाएंगे तो आपका काम भी बनता जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिक शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, विशिक शब्द का। जल्दी से आप सभी लोग जो है वो विशिक शब्द का पर्यायवाची बताएंगे। विशिक, विशिक शब्द का पर्यायवाची देखिए, विशिक जो पर्यायवाची है वो बाण का है। बाण को हम शर भी कहते हैं, सर ये वाला, और तीर भी कहते हैं, है ना। शायक भी कहते हैं, शायक, है ना। इशु भी कहते हैं, इशु। और नाराज भी कहते हैं, नाराज नहीं नाराज, ठीक है। शील मुख भी कहते हैं, हालांकि शीली मुख जो है वो भंवरे को भी कहा जाता है और तीर को भी कहा जाता है। तो इतने सारे पर्यायवाची जो है वो आपके विशिक के पर्यायवाची है। मतलब बाण को शर कहते हैं, तीर कहते हैं, सहायक कहते हैं, ईशु कहते हैं, नाराज, शील मुख जो है ये अनेकार्थी शब्द है। इसका भंवरे का भी होता है और ये जो है आपके किसका तीर का भी होता है। जैसे सरोवर तो ये पुष्कर को कहते हैं, पुष्कर, पुष्कर, तालाब, तालाब, तड़ांग, है ना। ये सब जो है वो आपके पर, और ये जो है वो पेड़ के पर्यायवाची तरु, ठीक है। पेड़ को क्या क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं, गाछ कहते हैं, है ना। वृक्ष कहते हैं, गाछ कहते हैं, गाछ, ठीक है। चलो अगला प्रश्न। हाँ, इसके अलावा मैं आपको बता दूं उत्कर्ष ऐप में केंद्र व मध्य प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अभी होली हंगामा ऑफर चल रहा है, जिसमें 90% तक के डिस्काउंट और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। और ये होली हंगामा चल रहा है 21 से 28 मार्च तक। तो उत्कर्ष का ऐप अभी डाउनलोड करें और तैयारी शुरू करें जीत की। चलिए अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी। ये प्रश्न तो 1000 बार करवा चुका हूं यार मैं, ये प्रश्न आपको बताना है। चलिए, होली हंगामा का ऑफर का आपको जो है वो बताना। चलिए आंसर दीजिए। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो सभी को पता है, बहुत सरल प्रश्न है। आंसर आएगा डी फॉर मेरा डुग्गू, कवियत्री। कवियत्री में जो है वो डी फॉर डुग्गू, ठीक है। अगला प्रश्न, इत्यादि का सही संधि विच्छेद। देखिए संधि, संधि का मतलब होता है जोड़, और जोड़ किन का है? देखो संधि में हम ये धन लगाते हैं ना, इसीलिए तो संधि कहते हैं। जोड़, जोड़ किसका? वर्णों का। और कितने वर्णों का? तो केवल 2 वर्णों का, केवल 2 वर्णों का। अब इन 2 वर्णों का जोड़ होता है, इससे क्या होता है? तो इससे होगा परिवर्तन। परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर वो संधि नहीं है। इस परिवर्तन को व्याकरण की भाषा में हम कहते हैं विकार, ठीक है। अगर विकार उत्पन्न नहीं हुआ तो काय की संधि, ठीक है। और ये जो संधि है इसमें आप जो है ये यण स्वर संधि है। कौन सी संधि है? यण स्वर संधि। यण संधि का नियम क्या है? यण संधि का नियम आप सभी को पता है कि यदि छोटी या बड़ी आए और छोटा हो पूर्व पद के अंत में और ऋषि आए, और उत्तर पद में जो है कोई भिन्न स्वर आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। भिन्न स्वर कैसे? कि यहाँ पर लिख दिया हमने कोई भिन्न स्वर, तो फिर क्या होगा? तो ई बदल जाएगा किसमें? या में। ऊ बदल जाएगा वा में, और ऋषि बदल जाएगा रा में या त्रा में, ठीक है। कुल मिलाकर आपको ये दिया तो ये बदल दो, ये दिया तो ये बदल। तो इसमें स्वर कौन सा है? तो बड़ा आ है। बचा हुआ भाग क्या है? दी। आप जरा देखिए ता कैसा है? आधा। और या का रिप्लेसमेंट क्या है? छोटी या बड़ी। तो ये हो जाएगा इति धन आदि। तो आंसर जो है इसके हिसाब से जो मिल रहा है वो है आपका कौन सा? आंसर आएगा डी फॉर डुग्गू, डी फॉर डुग्गू। ये अगला, ये बताओ, निरख सखी ये खंजन आए फेरे और मेरे रंजन, ये नैन इधर मन भाए, इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? जरा आपको थोड़ा सा पढ़ पुढ़ा के सब बताना है। जरा देखिए, आप सभी को पता है काव्य के गुण सभी ने अलग अलग बताए हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं तो अग्नि पुराण ने, अग्नि पुराणकार, इन भाई साहब ने काव्य के 18 गुण बताए हैं। कुंतक ने भाई साहब इनके 6 गुण बताए हैं, है ना। भोज ने कितने बताए हैं? तो भोज ने 24 गुण बताए हैं, है ना। भरत मुनि, वामन, दंडी, इनने 10 गुण बताए हैं।
लेकिन हमारे जो है मम्मट मम्मट भाई साहब, मम्मट का नाम सुना है? मम्मट भाई साहब ने 3 बताए हैं, और 3 गुण होते हैं ये, ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण। ओज गुण में क्या होता है? जहां जैसा काव्य जिसको पढ़ के मन में उत्तेजना का भाव उत्पन्न हो उसे हम ओज, जैसे कि कहेंगे मार देंगे, काट देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ऐसी अगर बात आ जाए, जैसे हिमाद्री तुंग श्रृंग पर प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अगर इस टाइप की चीजें आए ना कि बुंदेले और बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, चमक उठी सन 57 में वहां तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वहां तो झांसी वाली रानी थी, अगर ऐसी कविता जिसको पढ़ के मन में उत्तेजना का भाव उत्पन्न हो तो उसे ओज गुण कहते हैं। लेकिन प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें हो, जैसे कि मानो कानों में शहद घुल जाए, ठीक है ना, जैसे कि सांवरी सूरत मोहिनी मूरत नैना बने विशाल, देखिए फेरे मेरे रंजन ने नैन उधर मन भाए, जब ऐसी बातें हो प्यारी प्यारी तो वहां पर माधुर्य गुण होता है। प्रसाद गुण का मतलब होता है निर्मलता का भाव। कैसा? हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान इनको दीजिए, शीघ्र सारे सद्गुणों से दूर इनसे कीजिए। कम है ना सद्गुण तो वही करवा लो, ठीक है। शीघ्र सारे सद्गुण नहीं भाई साहब, तुम तो ऐसे ही कहना, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, है ना। इसके अलावा आपने वो भी सुना होगा, आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चों लाई हूं, युग जननी में भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूं, ऐसे जैसे कि तन भी सुंदर मन भी सुंदर प्रभु मेरा हो जीवन सुंदर, ऐसी बातें हो, समर्पण का जब भाव हो तो वहां पर प्रसाद गुण होता है। लेकिन इन पंक्तियों में भाई साहब माधुर्य गुण ज्यादातर जो है ना वो श्रृंगार रस में पाया जाता है। और श्रृंगार रस किसको कहते हैं? जहां पर नायक और नायिका के मिलन की स्थिति का वर्णन हो, अथवा बिछड़न की स्थिति की, तू बिछड़न कहती है बिछड़े तो जीना पाएंगे, ठीक है, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है जब नायक नायिका के बिछड़। तेजोमय, तेजोमय, देखिए जब भी वो ओखली का दिखाई देना तो पहले गुण संधि बना के देखिएगा, अगर गुण ना बने तो सीधी संधि कौन सी है? वो आपकी विसर्ग संधि है। और आंसर जो आ जाएगा वो आएगा सी फॉर चिरकुटिया। विसर्ग संधि का नियम में 1000 बार आप लोगों को बता चुका हूं कि ये जो आ जाए, ये शाह, ये रेफ बिंदु और ये ओ, यहाँ पर पहले गुण बना के देख लो, इसकी तरह नहीं बनी तो इनमें से इनके बदले में कोई सा भी लगा दो ताकि शब्द बन जाए सार्थक। अगला प्रश्न आपके सामने, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो हरिश्चंद्र में आपको पता है ये वाला ही संधि तो है, देखो हरिश्चंद्र में शाह आ रहा है, ठीक है, इस शाह की जगह पे लगा दो विसर्ग तो ये विसर्ग संधि है। क्या बन जाएगा ये आपका? ये बन जाएगा हरि ही, विसर्ग लगा दिया, धनचंद्र, और ये विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? संधि मतलब जोड़। विसर्ग क्या होते हैं? तो विसर्ग ना तो स्वर होते हैं और ना ही आपके भाई साहब क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, बल्कि ये स्वर भी होते हैं, ये व्यंजन भी होते हैं। इनको मिला दो तो परिवर्तन हो जाएगा, और अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो संयोग है, परिवर्तन हो गया मतलब परिवर्तन को जो कहते हैं विकार, ठीक है, अगर हो गया तो वो आपकी संधि कौन सी हो जाएगी? तो वो आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? तो विसर्ग संधि हो जाएगी। क्लियर है? अगला प्रश्न, दिल्ली मेरठ दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। चलिए बताओ जल्दी से। अरे भाई साहब ये शब्दों को भरना है जो आविकारी है। आविकारी शब्द मेरी निगाह में ढीठ होते हैं, है ना, और जो विकार जिनमें उत्पन्न हो जाए उन्हें हम जो है वो क्या कहते हैं? वो आपके होते हैं बेवफा। बदल जाते साले लिंग वचन कारक पुरुष एवं काल के अनुसार, जैसे ही समय बदला बेवफा हो जाते वो भी, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम कहें दिल्ली और मेरठ, तो दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग कितनी किलोमीटर है? 70 किलोमीटर है भाई साहब। आंसर आएगा ए फॉर एप्पल। निम्नलिखित में से धूर्त शब्द, धूर्त समझते हो, जानते हो धूर्त? धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा, ऐसा व्यक्ति जिसको कोई सूझ समझ नहीं पड़े। चलिए, तो धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानना है।
धूर्त शब्द से। धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानना है आपको, ठीक है। पहचानो धूर्त शब्द से। तो आपको पता है रंगा सियार मतलब मूर्ख व्यक्ति यार, है ना। जैसे जहर उगलना, मतलब जहर उगलने को क्या बोलेंगे, बताओ जल्दी से। जहर उगलना, है ना, मतलब वही बात है कि सुबह से जहर उगल रहा भोलू, मतलब अपमानजनक बातें करना। और नाक को चने चबाना मतलब बहुत तंग करना, बहुत तंग करना। नाक को चने चबाना मतलब बहुत। हाथ साफ करना मतलब चोरी करना, ठीक है। हाथ साफ करना मतलब चोरी करना, ठीक है। चलो बढ़िया, अगला प्रश्न। कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति में अर्थ जल्दी से बताइए। यूपीएसआई 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में आया था भाई साहब। कोयले की दलाली में मुंह काला, तो आप सभी को पता है कि कोयले की दलाली करोगे मतलब बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। बुरा काम करोगे तो बदनामी तो होगी। कोयले की दलाली में मुंह काला। अगला, निम्न में से पुल्लिंग शब्द पहचानना है। आप जानते हैं हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं, अंग्रेजी में कितने होते हैं बताओ जल्दी से। हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग। वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराए स्त्रीलिंग कहलाते, जो पुरुष जाति का बोध कराए पुल्लिंग कहलाते हैं, ठीक है। तो मैं तो आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के एक ही तरीका बताता हूँ, होता है या होती है, बस ऐसे करना। कॉन्सेप्ट क्लियर। कैसे क्लियर, तो जरा देखिए। भुजा होती है स्त्रीलिंग है, हमको क्या ढूंढना है पुल्लिंग। जाति होती है स्त्रीलिंग है, चिड़िया भी होती है, लेकिन कपड़ा होता है, तो आंसर आएगा डी फॉर डुगिया। डी फॉर डुगिया। चलिए अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण, पवित्रता का विशेषण कौन सा है बताओ। पवित्रता एक भाववाचक संज्ञा है, इसका विशेषण पता करना है। चलिए, दी गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है ये बताना भाई साहब आपको। तो आपको सबको पता है कि पवित्र जो है वो एक विशेषण है और इससे एक भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। वो कौन सी है, पवित्रता, ठीक है। चलिए, तो ये तो थे भाई साहब हमारे क्या क्वेश्चन, जिसमें हमने व्याकरण और साहित्य का अध्ययन किया। चलिए आ जाते हैं भाषाई अवबोध पर। तो एक बार जो है हम भाषाई अवबोध की तरफ बढ़ते हैं। तो भाषाई अवबोध में पहले जो है वो प्रश्न पढ़ लेते हैं। आप सभी को पता है मैं पहले प्रश्न पढ़ने की सलाह देता हूं आप सभी को। तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, प्रश्न पढ़ाने के बाद फिर करेंगे, एक बार आएंगे वापस से। नभ के नन्हे तारों की तरह ओस कैसे दमकते हैं, ठीक है। हरी हरी घास पर मोती की लड़ियां किस चीज को कहा गया है। हरी हरी घास पर मोती की लड़ियां, कहां से ऐसा लगता है जैसे कि कोई सैकड़ों दीप जलाकर सवेरे सवेरे दिवाली मना रहा हो। सूरज की किरणें पड़ने पर ओस की असंख्य बूंदें किस तरह चमकती है और इनकी शोभा निरख निरख कर में निरखने से क्या तात्पर्य है। हरी घास पर ओस की बूंदें ऋतु किस ऋतु में दिखती है। कवि ने ओस के कण को किस चीज की कड़िया कहा है। ओस के कणों को अपनी अंजलि में भरकर कवि कहां ले जाना चाहता है बताओ। कवि ले जाना ही चाहता है बताओ। पत्तों फूलों और कदम कदम पर इस तरह के नाना प्रकार के क्या बिखरे हुए हैं और दीपावली रात में मनाते हैं, लेकिन कवि को क्या देखकर दो सुबह दीपावली जैसा लगा। अपने घर भर के खजाने को कौन लुटा गया है और कौन रात में कूद गया है हीरो की लड़ियां कहकर कवि का संकेत किधर है। इसके बाद ओस के सौंदर्य पर मुग्ध कवि क्या करना चाहता है और कवि के अनुसार जौहरी के घर पर भरकर क्या लुटाया है और घर में कवि बारीकी से ओस क्या देखना चाहता है। चलिए पहले एक बार पढ़ लो, ये पढ़ लो, पढ़ो जल्दी से। चलो बताओ। देखिए आज अपन एक ही गद्यांश करेंगे यार, बहुत हो गया, तुम लोग बोर हो जाते हो ना यार, दिक्कत ये हो जाती है ना। 2-2 गद्यांश की सर ने व्याकरण भी करवा दिया,
एक ही गद्यांश, बस ये एक शिद्दत से कर लो, बस एक एक। अब दो नहीं लाऊंगा, अब डेली एक ही लाऊंगा मैं तुम लोगों के लिए, बस तुम लोग खुश रहो, मेरा क्या, मैं तो गम में भी मुस्कुरा लूंगा। चलिए, हरी घास पर बिखेर दी किसने मोती की लड़िया, कौन रात में गूंथ रहा था उज्जवल हीरो की करिया। जुगनू से जगमग ये, जुगनू से ये जगमग कौन चमकते हैं चमचम, नभ के नन्हे तारों से क्या ये कौन दमकते हैं दमदम, लुटा गया कौन जोरी अपने घर का भरा खजाना। बताओ, है ना। चलो, पत्तों पर फूलों पर पग 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 बिखरे हुए रतन नाना, बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में दिवाली, यहाँ उपमन में जला दी है किसने दीपावली निराली। जी होता इन ओस के कणों को अंजलि में भर कर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन कविता पर एक कविता बनाऊं। कवि कविता बनाने की बात कर रहा और कविता ही बना दी भाई साहब। चलो एक बार और पढ़ लो यार। हरी घास पर बिखेर दी किसने मोती की लड़िया, रात में कौन गूंथ रहा था ये उज्जवल हीरो की करिया, जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं चमचम, नभ के नन्हे तारों से कौन दमकते हैं यो दमदम, लुटा गया है कौन जोहरी अपने घर का भरा खजाना। पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना, बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में याद दिवाली, वन उपमन में जला दी है किसने दीपावली निराली। जी होता इन ओश के कणों को अंजलि में भर कर घर ले जाऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इनका पर एक कविता बनाऊं। बन गई कविता। और पहला प्रश्न आपके सामने जो रहा, घर में कवि बारीकी से ओश की क्या देखना चाहता है, ये आपको बताना है ना। तो आपको ये सबको पता है कि उसको क्या देखना है ना। देखो कहाँ देखना चाहता है, ये देखो क्या देखना जाना है करके, शोभा निराली। तो आंसर क्या आएगा, वो शोभा देखना चाहता भाई साहब की। कवि क्या देखना चाहता है, शोभा, शोभा भाभा। अगला, कवि के अनुसार जोहरी के घर भरकर क्या लुटाया है ना। देखो थोड़ी सी बुद्धि तो इतनी भी आपकी चलती होगी कि गद्यांश में जो चीजें नहीं है ना, उस आधार पर कभी आंसर नहीं देना है। गद्यांश में कहा कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, तो सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा दी। लेकिन गद्यांश में कहा कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाता है, तो उसी बात को सत्य मानकर आपको आंसर देना है। तो आपको पता है कि पेय पदार्थों की बात इसमें कभी नहीं कही गई है, वस्त्र और भोजन सामग्री की। तो भाई साहब कवि के अनुसार जोहरी घर से क्या भरकर लुटाया है, तो खजाना भर के लुटाया है। ये आपको आंसर देना है, क्योंकि इस गद्यांश में कहीं से कहीं तक इन सब चीजों की बातें नहीं की। और कभी भी आंसर आपको जो आता है उस पर नहीं देना है, जो गद्यांश में लिखा है उस पर आधारित आपको हमेशा से अपने आंसर्स देने होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, ओस के सौंदर्य पर मुग्ध कवि क्या करना चाहता है। अब थोड़ा सा बुद्धि का ऐसा प्रयोग कर लो कि हमने अभी गद्यांश पढ़ा, क्या उनमें ये जो है घर में छिड़कना चाहता है बात हुई थी, क्या पूजा करना चाहता है, क्या ओस का पान करना चाहता है, क्या गद्यांश में क्या करना चाहता है, आप सबको पता है। ये लो यार भाई साहब, कवि ने क्या बोला कि इसकी शोभा निरख निरख कर इन पर एक कविता बनाओ। ठीक है, तो वो क्या करना चाहता है भाई साहब, तो वो ना तो ओस का पान करना चाहता है, ना पूजा, ना घर में छिड़कना। वो तो बोल रहा है कि मैं इनको ले जाऊं और घर में अंजलि में भर के ले जाऊं और इन पर एक कविता बनाऊं। ठीक है, तो थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग आप यहां से भी कर सकते हैं कि भाई साहब गद्यांश पद्यांश में इन चीजों की बात ही नहीं की गई पूजा करने की, तो क्यों करें। ठीक है, अगला, कौन रात में गूंथ गया हीरो की लड़िया कहकर कवि किस संकेत किसकी तरफ है, बताओ जल्दी से, कवि क्या कहना चाहता है। अब ये बताओ इस गद्यांश में किस देवता की बात की गई, क्या मनुष्य की बात की गई, है ना। इस गद्यांश में आपको थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना है। एक तो कवि है और कुछ होश की बूंदे हैं। ठीक है, एक मनुष्य है और एक प्रकृति है, प्रकृति के अंतर्गत ही मनुष्य है। तो आप सभी को क्लियर दिखना चाहिए, ना कोई देवता है, ना किसी और है, ना कोई मनुष्य है, प्रकृति की ओर उसका इशारा है भाई साहब। होश की बूंदे ऐसी लग रही है मानो कि मोती की लड़िया हो, दूर से देखने पर दीपक ऐसे जगमगा रहे मानो कोई दिवाली मना रहा हो। और इनको ले जाऊं अंजलि, अंजलि मतलब हाथों में भरकर, और इन पर जाकर एक अच्छी अच्छी कविता बनाओ। चलिए अगला, अपने घर भर के खजाने को कौन लुटा गया, बताओ। अब आपको थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना है कि क्या गद्यांश में चोर, जोरी, साधु और ग्रस्त में से किसकी बात कही गई है। ठीक है, जो टैलेंटेड लोग होते हैं ना, वो देखते से निशाना सीधा मछली की आंख पे लगाते, मछली पे नहीं लगाते। ठीक है, अब आप बता दो। तो आप सभी को पता है कि ना तो इस गद्यांश में मैंने ग्रस्त की बात की, ना साधु की बात की, ना चोर की बात की। अभी हाल तो हमने बात की जोहरी की। देखो जरा इधर आप, ये देखो, लुटा गया है कौन जोहरी अपने घर का भरा खजाना, है ना। जोहरी की बात की भाई साहब, तो जोहरी की बात करेंगे ना हम,
है ना। ठीक है, आंसर आएगा बी फॉर मेरा भोलू, तुम्हारा नहीं। दीपावली रात में मनाते हैं, लेकिन कवि को क्या देखकर सुबह दीपावली जैसा लग रहा है, बताओ जल्दी से। दीपावली तो रात में मनाते हैं, कवि को क्या देख के लग रहा है? देखो एक बात बताओ, क्या कवि ने समय नहीं देखा है? अरे अभी तो बताया है कि सुबह, समय देख लिया कवि ने कि सुबह हो गई भाई साहब, तो समय तो देखा है, ये तो गलत हो गया। कवि को कोई भ्रम नहीं हुआ है भाई, उसने बोल दिया कि अंजलि में भरकर घर ले जाऊं और इस पर एक कविता बनाऊं। अगर भ्रम होता तो वो सोचता कैसे ले जाऊंगा इसको, तो भ्रम भी नहीं हुआ है। फिर क्या है, ओस पर सूरज की किरणों से चमक रही देखकर। आपको पता है सुबह होते से ही ओस की जो बूंदे है उस पर सूरज की किरण, तो दूर से देखता है कि किसी ने दीपक जला रखे हैं, तो कवि को जो है वो दीपक, इतनी सरल कविता और क्या चाहिए तुम लोगों को, ये भी नहीं बनती है। चलो अगला प्रश्न, पत्तों फूलों और कदम कदम पर इस तरह के नाना प्रकार के क्या बिखरे हुए हैं? बताओ क्या बिखरे हुए हैं, बताओ। आप देखेंगे कि पत्ते हैं ऐसे, फूल है ना, तो कदम कदम पर भाई ना तो यहाँ पर गुलाब की बात की, ना सोना की, ना चमेली की। क्योंकि इधर देखो ना, इधर ये गद्यांश की तरफ जाओ आप, तो आपको हमेशा से आंसर जो देना है वो गद्यांश के हिसाब से देना है। देखो, नभ के तारों में घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग पर बिखरे हुए रतन, ये देखो ये, बस यही पॉइंट तो पकड़ना है आपको और आंसर देना। आंसर आएगा सी फॉर चिरकुटिया, सी फॉर चिरकुटिया। और अगला प्रश्न, ओस के कणों को अपनी अंजलि में भरकर कवि कहाँ ले जाना, कहाँ ले जाने की बात की, बताओ कवि ने क्या चाहता, क्या है कवि आखिर में, आखिर कवि का मन क्या है, बताओ। ठीक है, तो कवि कुछ नहीं चाहता, कवि उसको जो है घर ले जाना चाहता भाई साहब, इसकी बात हुई है। देखो अगर आप इसमें देखोगे तो जाओगे डिटेल में, देखो ये देखो, लुटा गया है कौन अपने घर का भरा खजाना, और ये देखो अंजलि में भरकर घर ले जाऊं, ये देखो ये रहा। अगला, कवि ने ओस के कणों को किस चीज की कड़िया कहा? ओस के जो कण हैं दूर से दीपक की तरह दिखाई देते हैं, पास से मोती की तरह दिखाई देते हैं, इनको क्या कहा उन्होंने, बताओ क्या कहना चाहता है कवि? तो कवि ने भाई साहब ना तो सोने की बात कही है ना पन्ने की बात कही, ना मोती की, उज्जवल हीरो की तरह है कि लड़िया कौन लेके गया है। तो बी फॉर मेरा भोलिया आएगा, भोलिया, बी फॉर मेरा भोलू। अगला प्रश्न, हरी घास पर ओस की बूंदें किस ऋतु में दिखाई देती है, ये बताना है आपको। बड़ा अच्छा प्रश्न है ना, बताओ इसमें दिया क्या? हाँ, अब आपको इसमें ये तो दिए नहीं, आपको खुद को दिमाग लगाना है कि बचपन में हरी घास पर जो है वो काय पे दिखाई देती है। चलिए, हरी घास पर ओस की बूंदें किस ऋतु में दिखती है? तो आपको पता है शरद ऋतु में दिखती है, शरद ऋतु में, है ना। अगला, इनकी शोभा निरख निरख कर में निरखने से क्या तात्पर्य है? इनकी शोभा निरख निरखने में से क्या तात्पर्य है? तो भाई साहब निरख निरख मतलब वो देखना चाहता है, पहचानना बरतना परखना नहीं, देखना चाहता है। चलिए अगला है कि सूरज की किरणें पड़ने पर ओस की असंख्य बूंदे किस तरह चमकते हैं? चलो, सूरज की किरणें पड़ने पर ओस की असंख्य बूंदे किस तरह चमकते हैं? तो आप सभी को पता है कि ये इसमें लिखा तो है यार, ये देखो, इधर इधर आओ, इधर इधर इधर, ये देखो कहाँ गया, कहाँ गया, ये देखो, जुगनू से, जुगनू की तरह चमकते, जुगनू जुगनू जुगनू, देखे जुगनू, उसको लाइट लगा के दिया ऊपर वाले ने, पीछे उसको लाइट लगा रहता है जुगनू को, देखा आपने?
काश तुम्हारे को भी लाइट लगा होता तो कैसे लगते बताओ, जुगनू की तरह। सी फॉर चिरकुट, प्रकृति ने उसको लाइट दिया एक। अगला, कहाँ ऐसा लगता है कैसे जैसे कोई सैकड़ों दीप जलाकर सवेरे सवेरे दिवाली मना रहा हो। बताओ कहाँ पर ऐसा लगता है ना? खेत खलियानों में लगता है क्या घर आंगन में लगता है? अरे फूल पत्ते कहाँ होते हैं, खेत खलियान में थोड़े ना होते हैं। फूल पत्ते कहाँ होते हैं? फूल पत्ते तो बाग बगीचों में ही होते हैं। तो बाग बगीचों में ऐसा लगता है कि जैसे कोई सवेरे सवेरे दिवाली मना रहा हो, कितना अच्छा लगे। कभी देखिए आपने ओस की बूंदे, बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखे हूं परम सुआई, है ना, रामचरितमानस की पंक्तियां है ना ये मेरे को बस इतना याद है कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, इसके बाद की नहीं पता। चलिए, हरी हरी घास पर मोती की लड़ियां किस चीज को कहा गया है? हरी हरी घास, आपने गाना सुना होगा ना, हरी हरी कीमड़ी से क्यों मारी रे। हरी हरी घास पर मोती की लड़ियां किस चीज को कहा गया है? तो घास जो होती है ना, आपने देखी होगी घास, देखी हरी हरी ऐसी, और उस पर ऐसी मोती की लड़ियां होती है। ये यहाँ पर देखा आपने, ऐसी 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 देखी कभी? क्या गजब ही लगती है, ठीक है। और ये मोती की लड़ियां कुछ नहीं होती है, ओस की बूंदे को कहा गया है। और ये आज का आखिरी प्रश्न, नभ के नन्हे तारों की तरह ओस कैसे दमकते हैं? ये आज का अंतिम प्रश्न, ठीक है। आज का भाई साहब अंतिम प्रश्न है। आप लोगों के लिए एक ही गद्यांश पद्यांश लेके आया, दो नहीं लाया मैं आप लोगों के लिए। आप लोग दो गद्यांश से रोज परेशान हो जाते हैं, सर कहाँ गद्यांश लेकर आ गए, तो एक ही लाया हूं मैं। आज होली है यार, होली में हंगामा करो। देखिए एक बार बताओ, पढ़ाई जरूर करना। देखिए होली 2 घंटे की, ज्यादा से ज्यादा होली कितनी देर की? तो होली 2 घंटे की, 3 घंटे की। बाकी टाइम क्या करोगे? तो देखो ना, मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ ना। ऐसे होली हंगामा में मेरा भी तो मन करता होगा ना होली खेलने के लिए। मेरे भी दोस्त है, तुम लोगों के दोस्त थोड़े ना है, मेरे भी है। तो होली 2-3 घंटे का, बाकी टाइम में ना तैयारी करना। जीवन बहुत क्षणिक है, ठीक है। पृथ्वी की आयु का अंश मात्र भी नहीं है। हम कितनी सी आयु लेकर आए हैं? आधी तो हो गई है, आधी बची है। अब आधी में बुढ़ापा, मोटापा, झुर्रिया, ये सब होगा। तो 10-15 साल तो किसी पर आश्रित होकर परजीवी की तरह जीना पड़ेगा पैरासाइट। तो 5-10 साल है, कर लो मेहनत। 5-10 साल में जो जो करना है जीवन में सब कर डालो आज ही। क्योंकि कबीरदास ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। तो नभ के नन्हे तारों पर जो है वो क्या दमकते हैं? तो दम दम दमकते हैं। देखो ना जरा, ये देखो इधर, अपन जाएंगे ऊपर तो दम 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 दमकते हैं भाई साहब। ये रहा दम दम, कहाँ लिखा था? पग पग, कहाँ गया? दम दम का लिखा है, ये देखिए, ये देखो, नभ के नन्हे तारों से कौन दमकते हैं, तो ये लिखा है दम 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 दमकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आंसर। अब चलिए बात कर लेते काम की। काम की बात ये है कि अभी वर्ग 2 वर्ग 3 की मैंने तैयारी शुरू नहीं की है, ठीक है। तो ये खबर छपवा दो अखबार में। शाम की 7 बजे सतीश सर की क्लास में वर्ग 2 और वर्ग 3 की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, जैसे हमने पटवारी की थी। संपूर्ण रिवीजन, ऑब्जेक्टिव के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, फिर से पूछे जाने की संभावना है। टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव की द्वारा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से जीरो टू हीरो, जो आपने कल मुझसे कहा था, उसी चीज को लेकर वर्ग 2 और वर्ग 3, शिक्षक वर्ग 2 वर्ग 3 की तैयारी की जो है हम शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। बाकी तो आप लोग सब समझदार हैं, सब अपना अपना ख्याल रखिएगा। और होली के इन सतरंगी रंगों में घुल मत जाना भाई, ठीक है। जीवन का आनंद लेना जरूरी है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। पढ़ाई होगी तो भैया नौकरी लगेगी, नौकरी लगेगी तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो मजा आएगा। ये जो लोग कहते हैं ना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, वो बेवकूफ़ बनाते हैं आप लोगों को। पैसा बहुत कुछ होता है भाई, माना कि सब कुछ तो वैसे भी नहीं होता, पर पैसा बहुत कुछ होता है। 99% तो पैसा बहुत कुछ होता है। मैं भी नहीं मानता था, लेकिन अब मानने लग गया, तुम भी मानो, ठीक है। तो आप सभी को मेरी तरफ से होली की ढेरों सतरंगी एवं रंगारंग शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।